ठीक है, ओके। अब ये सारे पॉइंट जो है हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जो है बात किए थे, आप सभी को इन चीजों को ध्यान रखना है। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल था इलेक्ट्रोवैलेंट का, जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में होता है। ये क्या करता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देता है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, और जैसे ही दे देता है तो जिस कारण से क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और मैग्नीशियम का भी क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इसी को हम लोग कह देते हैं आयनिक बॉन्ड कर देते हैं। अब कोई बच्चा पूछेगा आयनिक बॉन्ड क्यों कहते हैं सर, क्योंकि ये ना पहले आयन में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कर देते हैं। कोई बच्चा कहेगा सर इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वैलेंस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाता है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कह देते हैं। क्लियर है? सर आवाज हाँ, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान सुनिए, एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। जैसे Na सोडियम है, ठीक है, Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2,8,1। इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने 1 है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाता है कि Na से क्या हो जाता है, Na प्लस 1 लिखो या ना लिखो, या प्लस ही लिख दो चल जाएगा काम, और साथ में क्या हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। सिमिलरली मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7 होता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके इसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cl- में हो जाता है। अब होता क्या है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे सोडियम ना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। कहोगे सर जरूरी है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, कि हर एक एलिमेंट जो है वो चाहता क्या है, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना। हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना। क्यों चाहता है ऑक्टेट को कंप्लीट करना, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है ऑक्टेट पे। अब कहोगे सर ठीक है ना, आप यहां से 7 इसको दे दीजिए, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, ये भी। एक्चुअली क्या होगा कि अगर आप इसको 7 दे दोगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बोलिए सही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर आपको समझाने के लिए प्रयास करता हूं कि सोडियम का ये स्ट्रक्चर है, मान लीजिए सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है, पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 1 11, और आपने एक 7 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, अब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 11 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन के बीच में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? 18 इलेक्ट्रॉन। सर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा। अब उसके अंदर अगर रिपल्सन होना शुरू हो जाएगा तो वो आपस में मारधाड़ शुरू हो जाएगा, कहेगा तू दूर चल, तू उधर चल, उधर कर, इस प्रकार से होने लगेगा। बोले होगा कि नहीं? यस सर। अगर प्रकार से होने लगेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी, जिस घर में लड़ाई हो रही है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, या जिस घर में आराम से सब लोग शांति से बैठ के खा पी रहे हैं, मजे में जी रहे हैं? जिस घर में जो है सब शांति से बैठ के मजे से जी रहे हैं, यहाँ तो क्या हो रहा है, मारधाड़ शुरू हो चुका है। अब इसी कारण से रिपल्सन जब शुरू हो चुका है तो यहाँ पे ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जब ये बर्दाश्त नहीं हो पाता तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और ये कम हो जाती है तो जिस कारण से बनता ही नहीं है। आप उसके साथ दोस्ती नहीं करोगे जिसके साथ आपकी दुश्मनी है, कि आप लोग कर लोगे? तो ये नहीं कहना सर हम तो दुश्मन को भी माफ करके गले लगा लेते हैं, वो फिल्मी डायलॉग है, लेकिन रियल में हम लोग जो है कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते। खास करके चलो वो हम लोग के पास तो फीलिंग है कि एटम लोगों के पास तो फीलिंग नहीं है। अब सेकंड केस देखिए क्या होता है, क्लोरीन है, क्लोरीन के पास, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है। पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 इलेक्ट्रॉन थे। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे, हाँ बोले धर्मपाल एंड प्रीतिका, कुछ पूछना है?
अगर से नहीं पूछना है तो हैंड को डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कितना हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा एडजस्टेबल है, यानी कि 17 लोग मिलके 1 इलेक्ट्रॉन को तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं, इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो आपसे पूछेगा कि क्यों नहीं 7 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इस कारण से इसने 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन है, ये न्यूक्लियस है, ये 2 है, ये 8 है और ये 7 है। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने कहा कि भैया मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, इसको देने से इसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि ये क्या हो गया, ऑक्टेट हो गया। और जैसे ही दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और आप सभी को पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन हो जाता है, यानी कि अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अपोजिट जो चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इसी फोर्स को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आयन बना, Na+ में बना, तो आयन बना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आयनिक बॉन्ड पड़ गया। लेकिन ये देखिए केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 8 और इसका 2 8 पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, नहीं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था, इसीलिए इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोवैलेंट नाम दे दिया। गॉट इट? अब हम बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो कहता है आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड are somewhat hard because of a strong force of attraction between the positive and negative। पर ये तो उस दिन भी समझाया था। हाँ, बस हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि फटाफट से, ताकि कि जो हम लोग जो है बात कर ले, क्योंकि हमें नेक्स्ट पॉइंट पे जो है मिनरल्स ही नहीं बताया था ना, तो इस पॉइंट को हम लोग बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि आयनिक बॉन्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जिस कारण से सॉलिड जो होता है, यानी कि उसका जो स्टेट होता है वो कैसा होता है, सॉलिड हो जाता है। जनरली ये ब्रिटल होते हैं, और इसको आप पीस पीस में जैसे देखिएगा, नमक को पीटिएगा तो किसमें हो जाता है, चकने चकने चूर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि इस प्रकार से हम लोग जो है क्या कर लेंगे, यानी कि जो है कन्वर्ट कर लेंगे। उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। क्यों हाई होगी, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जिस कारण से उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, और अगर से तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो जिस कारण से उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वेरी गुड। ओके, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं, खैर अभी आप लोगों को पोलर नॉन पोलर शायद नहीं पता होगा, तो इसलिए सिंपल याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर एंड इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। जनरली जो भी कंपाउंड पोलर होते हैं ना, वो पोलर में डिसॉल्व करते हैं, नॉन पोलर जो होते हैं नॉन पोलर में डिसॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। NaCl, आप लोगों ने देखा है NaCl को? यस सर। सोडियम क्लोराइड, हाँ, किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का, व्हाइट कलर का होता है, दोनों कलर का होता है। जनरली हम लोग कॉमन सॉल्ट की बात कर रहे हैं, हम ब्लैक बनाते हैं उसको हीट करके, ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है व्हाइट कलर वाले की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने काला नमक भी देखा होगा, जो कि हम लोग जलजीरा में बना के पीते हैं गर्मी में, ठीक है, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने जो है क्या कर लिया कि ये सारी चीजें जो है जान लिया।
अब ये जो होते हैं ना कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, लेकिन वो इनसॉल्युबल होंगे किरोसिन में, पेट्रोल में। यानी कि किरोसिन में, पेट्रोल में या फिर डीजल में, इन सभी में वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट, कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे नमक, देखिए सॉलिड फॉर्म में आप दो तार से जोड़ दीजिए, बल्ब नहीं जलेगा। अब कोई ऐसा नहीं करना कि अपने घर से दो प्लग जो है जोड़ कैसे देखना, गलती से सट जाएगा तो घर उड़ जाएगा, घर का जो वायरिंग है वो उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। बैटरी से करना, जब भी एक्सपेरिमेंट करते तो किससे करते, बैटरी से। आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी होगी, उसको लीजिएगा, जोड़िएगा, अगर से जल जाता है तो ठीक है, नहीं जलता है तो इन जो है क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर हो जाएगा। जितने भी आयनिक कंपाउंड के सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, याद रहेगा मैंने क्या कहा कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए क्यों बैड कंडक्टर होते हैं? आयनिक कंपाउंड के या आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड क्यों जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं? उसका क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नहीं हो पाते हैं हाइड्रोजन पे। और बिकॉज़ दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बोलिए सौरभ, क्या बोल रहे हैं? सर उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अच्छा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा? नो सर, सर वो बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर। मान लो नमक को पानी में डाला तो क्या कंडक्टर होगा वाटर? यस सर। तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं। सर क्योंकि वो हो पाता है हाइड्रोजन आयन में। वेरी गुड। दो चीजें याद रखें, या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो उसके पास चार्ज होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। मैं यहाँ पे रीजन बता रहा था क्यों नहीं आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है। इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। फिर से रिपीट करना। ओके, फिर से ध्यान सुनिए। मैंने कहा कि जब आयनिक कंपाउंड बनते हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है। हाँ वेरी गुड। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो जिस कारण से उसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, बंधे होंगे। अब जब वो बंधे होंगे तो यानी कि जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगा। तो जिस कारण से जब वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। इसका रीजन है क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं हो पाता। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा तो जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं हो पाता है। बट उसी नमक को पानी में डाल दो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, आयन आ जाते हैं या चार्ज आ जाते हैं। और जैसे ही पानी में डालते तो Na+Cl- में टूट जाता है, यानी कि चार्ज में टूट गया। और जैसे ही चार्ज में टूटा तो उसके पास क्या हो गया, यानी कि चार्ज फ्लो हो सकता है। और जैसे ही चार्ज फ्लो होगा जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तीसरा केस, अगर मैंने NaCl को किसमें कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड NaCl में कन्वर्ट कर दिया, तब मुझे बताइए क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा? यस सर। यस सर। तब करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, इनके बीच जो है NaCl के बीच गैप बढ़ जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होने की टेंडेंसी आ जाती है। और जैसी ही आ जाती है जिस कारण से NaCl तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
बट सॉलिड में नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। बट इसको पानी में डाल देंगे तो ये क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। ओके, ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों ने सीख लिया होगा। आज हम बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जो अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। Minerals. Most of the element occur in the nature as in combined state as a mineral. यानी कि जो भी नेचर में पाए जाते हैं ना, जैसे आप लोग कहीं पे भी देखे वो कहते हैं कि यहाँ पे ये मिनरल्स निकला। जैसे आप लोगों ने भी अगर किसी ने न्यूज सुना होगा, जम्मू कश्मीर में लिथियम का मिनरल्स निकला है। यानी कि जब वो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स क्या होता है, और बेसिकली क्या करते हैं, उस मिनरल से जितना प्रॉफिटेबल, यानी कि कम से कम पैसे में मेटल निकाल लोगे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मिनरल्स कह देते हैं। यानी सुनो फिर से, मिनरल्स मैंने क्या कहा कि जो अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है उसको मिनरल्स कहते हैं। और जो होते हैं, आप मिनरल को कितने प्रॉफिटेबल तरीके से निकाल रहे हो या कितने कम कॉस्ट पे निकाल रहे हो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या देते हैं, ओर्स कह देते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं कि मेरे को कहा गया कि भाई आयरन मिनरल को आयरन में कन्वर्ट करो। एक बच्चा कहता है कि सर मैंने 1 kg मिनरल को कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 रुपीज जो है खर्च किया। दूसरा व्यक्ति कहता है इतना महंगा होता नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए। दूसरे ने कहा कि सर मैंने ना इसको 800 रुपये में कर दिया। यानी कि वो तरीके को और निकालेंगे जो प्रॉफिटेबली हो। मिनरल फॉर्म विच मेटल कैन एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली आर नोन एज ओर। यानी कि मिनरल से जो आप एलिमेंट निकालोगे या मेटल निकालोगे, और लेकिन दूसरी बात याद रखना कि वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा तरीका यूज कर रहे हो कि उसमें जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो आप और नहीं कहोगे। ठीक है, ओके। थर्ड Yes, पॉइंट, sir. गैंग जिसको कहते हैं। गैंग का मतलब होता है कि इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द ओर आर कॉल्ड गैंग। यानी कि जितने भी ओर्स होते हैं ना, जब आप निकालोगे तो उसके अंदर क्या आएगा, इम्प्यूरिटी आएगा। आएगा कि आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर उसके अंदर इम्प्यूरिटी आएगा तो जो इम्प्यूरिटीज है उसको हम लोग कह देते हैं गैंग कह देते हैं। जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाने का मैं प्रयास करता हूं। आयरन में बहुत सारे जो है सल्फर पाया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें झाग में डालते हैं। झाग उसके अंदर जो है बनाया जाता है फॉर्म, जिसको आप जैसे कपड़े धोते तो झाग बनता है ना, उसी तरीके से आयरन वाली कंपनी में भी वहां पे झाग बनाया जाता है। उस झाग में क्या होता है कि बहुत सारे इम्प्यूरिटी, कार्बन, ये सारे जितने भी होते हैं सभी जो है उसमें फंस जाते हैं, और फिर जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करके जो है और झाग को निकाल लेते हैं, और नीचे जो है क्या बच जाता है, यानी कि आयरन बच जाता है। और उस आयरन को हम लोग कहते हैं पिग आयरन, यानी कि जो मोल्टन आयरन, और उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और फिर डिफरेंट जो है पर्पस यानी कि सांचे में डालते हैं, तो उससे हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब कहते हैं इनरिचमेंट ऑफ ore are mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurity। जो ओर होते हैं ना, जब उससे जो मेटल निकाला जाता है उसमें बहुत सारे कंटामिनेटेड का मतलब होता है बहुत हानिकारक चीजें होती है, और उसके अंदर बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में आप सभी ने, मैं मेटल की नहीं, एक आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको, जो कि आप लोगों ने कभी ना कभी जो है टीवी सब में देखा होगा। पेट्रोल को रिफाइनिंग करते हैं, Yes, sir. उसमें भी बहुत सारी इंप्यूरिटीज रहती है। Yes, sir. जो इंप्यूरिटीज रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। सर और इसी तरीके से, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, उसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। और मिनरल्स में क्या जनरली अर्थ क्रस्ट में क्या पाए जाते हैं, मेटल पाए जाते हैं। और जब मेटल पाए जाते हैं उसको निकालने में, अब वो मेथड यूज करना जो प्रॉफिटेबल हो उसको और कहते हैं, और जो उसके अंदर इंप्यूरिटी है
उसको हम लोग क्या कह देते हैं, गैंग कह देते हैं। गैंग। हाँ, यानी कि उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि इम्प्योरिटी इन द प्रेजेंस ऑफ ओर इज नोन एज गैंग। अब यहाँ पे याद रखना कि इस टेबल को कि कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। इसका सिंपल सा तरीका है, आपको मैं बताता हूं। काशी नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद कौन मांगता है, यानी कि मरकरी, कौन मांगता है सोना चांदी की जगह पे हम लोग क्या देते हैं, चांदी सोना। और प्लेटिनम। ये क्या है, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। काशी से क्या हो जाता है, मैं नए पेज में बना देता हूं। काशी से क्या हो जाएगा, पोटासियम। पोटाशियम। पोटाशियम। ये क्या हो जाएगा, सोडियम। 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 ठीक है। काशीनाथ का कैल्शियम। कैल्शियम। माली मैग्नीशियम। 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 आलू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। जरा जिंक। काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। सर आयरन। 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 वेरी गुड। सर लेड। 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 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ओके, अब उसके बाद क्या था, कौन, कॉपर। कॉपर। कॉपी। CU। सर आपने वहां पे भी CU लिख दिया सर, यहाँ पे आपने कौन लिखना था। अच्छा सॉरी। ठीक है, ओके। अब क्या बचा, कौन मांगे। मैंगनीज। मैग्नीज नहीं होता, मरकरी होता है। मर्क्यूरी। मरकरी। और फिर क्या था, चांदी चांदी सोना। चांदी सोना एंड प्लेटिनम। ठीक है, चांदी के लिए क्या होता है, Ag। सोने के लिए क्या होता है, Au। इसके लिए प्लेटिनम। इसके लिए क्या हो जाता है, Yen। सिल्वर। सिल्वर। इसके लिए गोल्ड। गोल्ड। इसके लिए प्लेटिनम। प्लैटिनम। इस प्रकार से आपको याद रख लेना, ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है कि ऊपर जितना होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है। ऊपर वाला जो है ना पहलवान, मतलब ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग। पोटाशियम पहलवान। हाँ, और नीचे वाला क्या है, कमजोर है, जैसे हम लोग कमजोर है। ठीक है, पहलवान के सामने हम लोग कमजोरी है ना, तो ये क्या वीक होता है, रिएक्टिव।
अगर इन दोनों में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? पोटाशियम। पोटाशियम। यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले को मार पटकनियां मार के क्या कर देगा? हरा देगा। हरा देता है इसका मतलब है पोटाशियम। अगर कहीं पे भी, अगर जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं, कॉपर सल्फेट प्लस Fe के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाता है? FeSO4। SO4 plus Cu। FeSO4। अब आयरन देखो सल्फेट। Fe कहाँ? यहाँ है। कॉपर कहाँ है? यहाँ है। और बेचारा इसने देखा कि तुम्हारे साथ क्या है? सल्फेट है। ये क्या करेगा? इससे ज्यादा ताकतवर है, इसके सल्फेट को क्या कर लेगा? खींच के अपने पास कर लेगा। और बेचारा कॉपर ये क्या हो जाएगा? सब कमजोर है, कुछ भी नहीं दूर कर सकता। भाग जाएगा। तो इसी कारण से ये जो है रिएक्शन क्या हो जाता है? इस प्रकार से हो जाता है। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन FeSO4 प्लस Cu जो है ये बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो ऊपर वाले होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। वो नीचे वाले को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। बट अगर मैं ऐसा लिख देता FeSO4 प्लस Cu, क्या ये रिएक्शन होता? नहीं, क्योंकि ये पहले से कमजोर है, ये चाह के भी इसको नहीं हटा ये सकता। सब इस सब प्रकार पहले से से भी ये पहले। रिएक्टिविटी है, आपको काम याद रखनी है कि किस प्रकार से जो हम यूज करते हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। द इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द और प्रियर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। यानी कि आप जब तक और से अगर आपने नहीं निकाला इम्प्योरिटीज, तब तक मेटल नहीं बनेगा। तो इसके लिए ना अलग अलग प्रोसेस का यूज किया जाता है। कुछ फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं कि आयरन जो है सॉइल में है, तो हम मैग्नेट का यूज करके निकाल सकते हैं। मैग्नेट डालेंगे सारा क्या हो जाता है? निकल जाता है। जहां पे छोटे छोटे देखिएगा, जहां पे क्या होता है कि कई सारे जगह पे क्या करते हैं, जहां पत्थर उत्थर होते हैं उसको तोड़ के बड़ा सा मैग्नेट लगाते हैं और वो क्या करते हैं? सारे मैग्नेट निकाल लेते हैं, बाद में प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं फिजिकल। लेकिन ये सभी जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ जगह होता है और कुछ जगह नहीं होता है। तो वहां पे हम लोग क्या करना पड़ता है? केमिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। केमिकल में क्या करते हैं? अलग अलग केमिकल का यूज करते हैं और फिर जो है उस गैंग को, यानी कि जो इम्प्योरिटी को बाहर निकाल लेते हैं और फिर और से जो हम लोग क्या कर लेते हैं? मेटल को निकाल लेते हैं। बोलिए, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज जो है यहाँ से निकालते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले ना, अगर आपको किसी से भी मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसी का भी हो, आपको ये चिंता छोड़ देना है कि क्या है नहीं है। आपको अगर जब मेटल निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कीजिए। अगर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है तो फिर हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं होता कि हम आसानी से निकाल सकते उसको। हाँ बोलिए अंकिता। तो सभी मेटल्स, हम सभी प्रयास मेटल्स करते हैं कि सबसे पहले उसको किस फॉर्म में लाया जाए? ऑक्साइड के फॉर्म में लाया जाए। ऑक्साइड के फॉर्म में लाने के बाद ना हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ही ऑक्साइड के फॉर्म में किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी बहुत सारे तरीके हैं, आप लोगों को आगे जब धीरे धीरे पता लगेगा, तो वहां पे क्या होता है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, आप किसी भी टर्म में और में हो, आप उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, उसको हीट कीजिएगा तो वो आपको मेटल मिल जाएगा। ऑक्सीजन अलग हो जाता है, मेटल अलग हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग जो है जनरल करते हैं। वही कहता है मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर अनरिएक्टिव। मैंने बताया कि ऊपर वाले ज्यादा पहलवान होते, नीचे वाले कमजोर होते। रिएक्टर के टर्म में एक एग्जांपल भी होता है। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल कैन रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोंग। अगर वो मेटल का ऑक्साइड बन जाता है तो उसको हीटिंग करके आप क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो, यानी निकाल सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपके सामने, सिनेबार। हाँ, सिनेबार का मतलब होता है HGS, यानी कि मरकरी के साथ क्या है? सल्फाइड है, यानी कि मरकरिक सल्फाइड इसको कहते हैं। इज एन ओर ऑफ मरकरी। ठीक है, ये क्या है? मरकरी है। अब हम इसको क्या करते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। जरूरी नहीं है कि हीट हो, यहाँ पे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जा रहा है, लेकिन बहुत सारे में जो है सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट होता है।
और जब वो नहीं कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए केमिकल मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे तो आसान है, इसलिए उन्होंने आसान पे क्या किया, एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि HGS को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हो तो ऑक्सीजन सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है, और जैसे सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। और आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड हल्का होता है, गैस होता है, कहाँ हो जाता है, उड़ जाता है हवा में। कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, हवा में उड़ गया, इसलिए देखिए गैस निकला। ये ब्रैकेट में इसकी स्टेट को बताता है कि सॉलिड है, लिक्विड है, कौन सा स्टेट है। HGS सॉलिड है जबकि O2 गैस है। HGO क्या है, सॉलिड है, लेकिन SO2 गैस है। इसी कारण से गैस क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। फर्दर उड़ जाएगा। HGO को लिया और इसको हीट करना शुरू कर दिया, तो सर यहाँ पे भी हीट है, यहाँ इसके अंत में क्या है, यहाँ पे किसी के प्रेजेंस में उसको हम बर्न कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। काव्यनाश, सर काव्यांश। काव्यांश, कुछ डाउट है? ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और जैसे यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं जिस कारण से क्या हो जाता है, ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। और आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, तो गैस क्या हो जाता है, आसानी से निकल जाता है। और जैसे ही निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गया, तो बचा क्या हमारे पास, HGO। और HGO को फिर से हीट करेंगे तो ये किस में हो जाएगा, Hg लिक्विड, यानी कि मरकरी में आ जाता है। और आपको मैंने बताया भी था मरकरी रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड इसीलिए ऐसा फॉर्म आ जाता है, लिक्विड फॉर्म आ जाता है। और इस प्रकार से आपने मेटल को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन ये देखो कितना आसान तरीका है। नेक्स्ट, हाँ बोलिए अंकिता। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो पीछे। मैंने कहा कि यहाँ पे जो सिनेबार है जिसको HGS कहते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड, उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। और सल्फर डाइऑक्साइड हल्का होता है, गैस होता है, वो उड़ जाता है। और इस HGO को फिर से हमने हीट किया। यहाँ पे बर्न नहीं कर रहे हैं, जैसे चूल्हे पे खाना बनाते हो तो बर्न नहीं करते, हीट करते हो। कुकर में जो रखता है खाना उसको हीट करते हैं, उसको हीट करते हैं ना। यस सर। लेकिन आप लोग देखिएगा कुछ चीजों को जलाते हैं, जैसे भुट्टा को पकाते तो उसको जलाते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको क्या कर रहे हैं, बर्न करा रहे हैं, तो जल जाएगा। प्लास्टिक को जलाओ, लकड़ी को जलाओ, सभी बर्न हो गए। तो जो गैस निकलेगी CO2 ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा है, SO2। इसको फिर से हीट किए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा और Hg जो है लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। सेम प्रोसेस आप किसके साथ कर सकते हो, CO2 यानी कि कॉपर सल्फाइड के साथ। हमने कॉपर सल्फाइड के साथ हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर ऑक्साइड को फिर CO2 के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ से जो है कॉपर का जो है फॉर्मेशन हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, निकल जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को मिनरल के ओर से जो हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक और देखिए, ZnS जिंक सल्फाइड है। अब यहाँ पे ना दो वर्ड है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग का मतलब होता है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में जब आप किसी चीज को जलाते हो तो उसको रोस्टिंग कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड को हम लोग रोस्ट करते हैं, देखे रोस्टिंग की मशीन होती है। यस क्या सर। कहते हैं, उसमें एयर कम होता है, यानी कि अब्सेंस ऑफ एयर में या लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में अगर आप जलाते हो तो रोस्ट हो जाता है। जबकि आप एक्सेस अमाउंट ऑफ में जलाते हो तो क्या हो जाता है, कैल्सिनेशन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे ZnS को हमने ऑक्सीजन के साथ कराया, ZnO बन गया। हम कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, मेटल का ऑक्साइड बनाना चाहिए। अगर आप मेटल का ऑक्साइड बना ले रहे हैं तो फिर उसको हीट कीजिएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मेटल में हो जाएगा। यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस में जलाते हैं, बाहर में जलाते हैं, तो यहाँ पे CO2 बाहर निकल जाता है और ZnO बन जाता है। तो ZnO को हम लोग कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और Zn जो है आपको मेटल निकल जाता है। इसी को कहते हैं, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर। आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सारे की सारी चीजें जो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं या पिछले चैप्टर में।
ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम द कंपाउंड इज आल्सो रिडक्शन प्रोसेस, यानी कि जितने भी आप मेटल निकालते हो तो वो सभी के सभी में क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि रिमूवल हो जाता है, यानी कि इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस कह देते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि रोस्टिंग क्या होता है, कि जब आप क्या कहते हो, यानी कि हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, और यहाँ पे क्या होता है लिमिटेड, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, रोस्टिंग में क्या होता है कि एक्सेस एयर में जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है हीट करते हैं। कैल्सिलेशन में क्या होता है, लिमिटेड या एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसी Yes, एग्जांपल है, FeH2 को 11 के साथ कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस एयर है, जबकि यहाँ पे देखो एयर नहीं है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, यानी कि कैल्सिनेशन कहते हैं। इस प्रकार से जो है आप लोगों को मेरे ख्याल से जो है समझ में आ गया होगा कैल्सिनेशन क्या होता है एंड जो है रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस ऑफ एयर होता है। एक्सट्रैक्शन मेटल फ्रॉम टॉप इन द एक्टिविटी सीरीज, द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो ऊपर के मेटल होंगे वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाई जो रिएक्टिव नीचे के होता है। मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। They cannot upturn from the compound by their heating with carbon. कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं ना, आप उसको हीट करके नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन जलने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम इटीसी। अगर कार्बन के साथ सोडियम हो, या सोडियम के साथ कार्बन हो, या मैग्नीशियम के साथ कार्बन हो, या कैल्शियम के साथ कार्बन हो, या एल्यूमिनियम के साथ कार्बन हो, आप उसको हीट करके नहीं निकाल सकते। इस बात को याद रखना। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आप उसको साथ करोगे तो वो जो है क्या कर जाएगा, रिएक्ट करेगा, साथ में जो है दूसरे कंपाउंड को भी इफेक्ट कर देता है। दिस इज बिकॉज द मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। यहाँ पे एक और रीजन है, इसका मतलब मोर एफिनिटी का मतलब है कि जो मेटल होते हैं ना वो ज्यादा प्यार करते हैं ऑक्सीजन के साथ कंपेरिजन टू नॉन मेटल या कार्बन। अब जो ज्यादा प्यार करेगा तो कार्बन के पास ऑक्सीजन न जाके किसके पास चले जाएगा, मेटल के पास। मेटल। Yes, और sir. अगर मेटल के पास चले जाएगा तो हमारा तो एम क्या है कि उसको किसी तरीके से क्या करना, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। और अब मेटल ऑक्साइड ही नहीं बनेगा तो फिर हमारा काम कैसे बनेगा, बनेगा क्या? नहीं। इसीलिए हम लोग जितने भी No, कार्बन sir. वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, हीट करके या फिर उनको इस तरीके का यूज करके या जो है नहीं करते, उनके लिए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है कि बेसिकली आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम इस मेथड का यूज करते हैं। एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है ना, जो कॉस्टली कंपाउंड होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, सभी के लिए यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल के लिए कैसे गोल्ड को जो हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, आप लोग एक बार जो है समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। कैसे होता है तो मैं एक डायग्राम के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या करा, एनोड पे इम्प्योर मेटल को रखना। एनोड पे हम लोग क्या रखते हैं, Impure matter. इम्प्योर का मतलब होता है जो चीज को आपको प्योर करना है। यहाँ पे कैथोड पे हम लोग क्या रखते हैं, प्योर मेटल रखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को कॉपर का मैंने कोई और लिया, मैंने कॉपर का क्या ले लिया, कोई और ले लिया। अब जैसे ही कॉपर का कोई मैंने और ले लिया, इसके साथ बहुत सारी चीजें होंगी, कार्बन होंगे, कुछ भी होंगे, सल्फर ऑक्सीजन होंगे, बहुत सारी चीजें जुड़े होंगे। अब जैसे इसको मैंने क्या करा कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरे साइड हमने क्या ले लिया, प्योर कॉपर ले लिया। Pure copper. हाँ, प्योर कॉपर क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही यहां से लेंगे तो कॉपर की टेंडेंसी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाना। और जैसे ही कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता है प्लस आए तो किसकी साइड जाना पसंद करेगा, Cathode. यानी कि निगेटिव साइड की ओर। Cathode. और जैसे ही जाएगा तो इस पे एक धीरे 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 क्या हो जाएगा, एक लेयर चढ़ जाएगा। Layer चढ़ जाएगा उसके।
ठीक है, लेकिन यहां से क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। जितना पानी में होगा उतना जो है पार्ट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको थोड़ा सा ये बना देता हूँ। यस सर। ये मान लीजिए यहां सा था और ये घट के कुछ इस प्रकार से हो गया। और जो इम्प्योर चीज होगा वो नीचे बैठ जाएगा। जो मड है, मिट्टी है, सॉइल है, वो कहाँ आ जाएगा, नीचे बैठ नीचे। जाएगा। और जब वो नीचे में बैठ जाएगा इसको कहते हैं मड। इम्प्योरिटीज आ जाएगी नीचे। मड क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ओके, हाँ बोलिए सौरभ। सर एक बार फिर से बताना। ओके, फिर से सुनिए, ध्यान सुनिए। मैंने क्या कहा कि कॉपर जो होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे कॉपर के साथ बहुत सारे इम्प्योरिटी मिले हुए हैं। कार्बन भी मिला हुआ है, सल्फर भी मिला हुआ है, ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट चीज मिले हुए हैं। अगर ये सभी के सभी मिले हुए हैं, अब जैसे मिले हुए थे यहाँ पे हमने जैसे इसको इलेक्ट्रिसिटी दिया बाहर से, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, कॉपर जो है रिड्यूस होगा। अब एक बच्चा पूछ सकता है कि सर यही वाला कॉपर क्यों होगा, पॉजिटिव वाला इधर वाला क्यों नहीं। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो कॉपर के पास टेंडेंसी होती है देने की, क्योंकि सर Yes, इस sir, कॉपर के yes. पास भी तो है। अगर ये इलेक्ट्रॉन देता, इसको तो खुद ही कमी है ना यहाँ पे, ये खुद ही मांग रहा है दूसरे से, जिस कारण से ये दे नहीं पाता है। और ये कॉपर जो होता है किसमें टूट जाता है, कॉपर +2 और साथ में जो है 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। और जैसे ही कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले आता है, और ये कॉपर प्लस किसकी ओर जाना पसंद करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और धीरे 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 इस पे एक लेयर चढ़ जाता है। और जैसे ही लेयर चढ़ जाता है तो ये जो है ना, एक इसका जो थिकनेस बढ़ जाता है। यहाँ पे पतला सा थीन सा लेते हैं, और जितना बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा ले लेते हैं, अलग अलग टब में रख के जो है 2 हाफ में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए हमने एक ही हाथ में यूज किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको जो है सेपरेट करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे सेपरेट करना शुरू कर दिया तो ये क्या है, धीरे 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 इस पे एक लेयर चढ़ जाएगा। और जैसी लेयर चढ़ जाएगा तो धीरे धीरे देखिए इसमें बहुत सारे कॉपर के साथ अलग अलग चीज थे, वो यही नीचे रह गए, और कॉपर जो है इस पे जो है आके क्या हो गया, चढ़ गया। और इसी मेथड को हम लोग क्या कर देते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इलेक्ट्रिक का यूज करके हमने क्या कर दिया, इसको जो है प्योर कर दिया। और इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। ऊपर में जितने भी मेथड यूज कर रहे थे उन सभी में 100% नहीं आता है, जबकि इसमें 99.9% जो है प्योर आ जाता है। इसीलिए काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, काफी टाइम टेकिंग लग जाता है। ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रोल गोल्ड को बेचने के लिए। रोल गोल्ड क्या होता है, जैसे सोना जो है आप लोगों को अभी मार्केट में बताऊं तो 60,000 रुपया के करीब का दाम है। रोड गोल्ड वो नकली होता है। हाँ, उस पे हम लोग क्या करते हैं, सोने का पानी चढ़ा देते हैं। कैसे, यहाँ पे आयरन रखो और यहाँ पे सोना रख दो, धीरे 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 इस पे क्या चढ़ जाएगा, लेयर चढ़ जाएगा, और आपका जो है आयरन सोने के भाव में बिक जाएगा। बिकता है कि नहीं बिकता है, ये बताओ। आयरन की कॉस्ट 1 kg की करीब करीब जो है 55 रुपया होता है। 1 kg की बात कर रहा हूं। अगर इस पे आपने 2 ग्राम गोल्ड का लेयर चढ़ा दिया तो ये 5,000 में बिकेगा या 5500 में बिकेगा। वही, वो भी मैं 1 kg की बात नहीं कर रहा, वो भी कितना 100-200 ग्राम, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैन बन जाते हैं। एक चैन का दाम हो जाता है 300-400 रुपया। तो कितना ज्यादा चैन बनेगा 1 kg में, और कितना ज्यादा बनेगा तो कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए लोग जो है क्या करते हैं, आजकल देखिएगा सभी लोग, जितने भी लोग अगर जो कंगन पहनने जाते हैं तो क्या होता है, रोल गोल्ड होता है। कहता है देखिए इसका जो है ना, ये जो है ना जल्दी इसका कलर नहीं उतरेगा, या फेडेड नहीं होगा, या ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है ना अच्छे से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिफाइटिंग में। Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold are refined electrolytically। यानी कि इन सभी को हम लोग क्या करते हैं,
कि जो है इलेक्ट्रोलाइटिक का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है निकालते हैं। इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल मेड द एनोड। मैंने बताया था कि इम्प्योर मेटल को आप कहां पे रखोगे, एनोड पे रखोगे, ठीक है। इम्प्योर मेटल को कहां पे रखते हैं, एनोड पे रखते हैं, जबकि जो दूसरा जो कैथोड पे हम लोग क्या करते हैं, जो प्योर मेटल को रखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है प्योर मेटल को जो है यहाँ पे रख देते हैं। अब जैसे ही हमारे पास क्या हो जाता है कि जो है प्योर मेथड है, यानी कि जो प्योर बच जाता है, और इसी कारण से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, A solution of metal salt used as an electrolyte, यानी कि जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। On passing the current through electrolyte, the pure metal form dissolve in the electrolyte, और वहां पे क्या हो जाता है, जो है डिसॉल्व हो जाता है, और नीचे जैसे धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है, कहाँ पे, कैथोड पे, और नीचे जो बच जाता है, क्या बच जाता है, मड बच जाता है, जिसको हम लोग एनोड मड कह देते हैं, ठीक है। ओके, आज की क्लास में यहीं पे है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।